चलिए हम लोग पिछली क्लास में बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और उसको बताते हुए हम लोग संविधान के भाग 4 पर चर्चा कर रहे थे और बताया था कि जो संविधान का भाग 4 है उसमें क्या दिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट पॉलिसीज। और ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये राज्य के लिए है, स्टेट के लिए है। और स्टेट के लिए क्या है, निर्देश है, डायरेक्शन है। किस लिए डायरेक्शन दिया गया है, नीतियां बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। यानी हमारे संविधान के भाग 4 ने हमारे राज्य को क्या दिया है, निर्देश। किस बात के लिए, नीति बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी राज्य जो अपनी नीतियां बनाएगा उसके लिए निर्देश। और इसका उद्देश्य आपको बताया कि इसको संविधान में जोड़ने का जो उद्देश्य था वो यही था कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, वेलफेयर स्टेट, कि सरकार को ये बताया जाए कि आपका काम क्या है, आपको जनता की भलाई के लिए ये काम करना है। जैसे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि बेटा तुमको ये काम करना है, तो उसी तरीके से समझिए कि हमारा संविधान कृष्ण है और सरकार अर्जुन है, उसी को निर्देश दे रहे हैं। इसीलिए डीपीएसपी का जो चैप्टर हमारे संविधान में जोड़ा गया तो उस पर जो पेंटिंग तैयार की गई है उसमें वही महाभारत वाली पेंटिंग है कि जिसमें अर्जुन ज्ञान दे रहे हैं, अरे सॉरी, कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, उनके कर्तव्यों को याद दिला रहे हैं कि आपको क्या क्या काम करना है, आपके अपने कर्तव्य से विमूढ़ हो रहे हैं। समझ गए। तो उसके लिए अब ये भी फैक्ट अभी ज़्यादा है कि हर पेज पर क्या लिखा है ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो बस ऐसे ही समझाते समझाते आपको समझाते ही पता चला हर चैप्टर के ऊपर कौन सा पेंटिंग बना हुआ है। इसके लिए परेशान ना हो जाएंगे आप, कि ये बस निर्देश है अर्जुन को, कृष्ण का, कि आपको ये काम करना है। हम मान लीजिए अर्जुन का है नहीं लड़ेंगे तो अपनी दौड़ा के मारेंगे थोड़े, मन किया किए, मन किया नहीं किए, जबरदस्ती उनके हाथ से थोड़े धनुष बाण चढ़वा देते। तो ये भी राज्य के लिए निर्देश है, यानी कहा गया है कि आपको ये काम करना है। राज्य ने किया तो ठीक, नहीं किया तो उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, नॉन जुडिशेबल इन कोर्ट इनको कहा गया। अब इसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं। बताया था कि इसका बस कहा गया है कि आप करना हो तो कीजिए, नहीं करना हो तो मत कीजिए। जिसमें सबसे पहले बताया था अनुच्छेद 38, लोक कल्याण की वृद्धि के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें लोगों का क्या सुनिश्चित किया जा सके, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। जिसमें आपको बताया था कि वही 3 व्यवस्थाएं, सामाजिक न्याय की सामाजिक रूप से सब लोग क्या होंगे, बराबर, आर्थिक रूप से सब लोग बराबर हो, राजनीतिक रूप से सब बराबर हमारे यहाँ है ही। इसी के लिए बताया था योजना आयोग और बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई है। 39 में आपको बताया था कि इस प्रकार से व्यवस्था बने कि संसाधनों का अहितकारी संकेंद्रण, यानी एक जगह इकट्ठा न हो जाए, सबको बराबर मिले, महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से आजीविका के अवसर मिले, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए क्या मिले, समान वेतन मिले। फिर इसके बाद 39 का है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, कि सबको न्याय क्या हो, बराबर मिले, और लीगल एड सबके लिए क्या हो, बराबर हो। इसके बाद 40 आपको बताया था ग्राम पंचायतों के गठन हेतु व्यवस्था बनाया जाएगा, तो इसी के तहत बताया था कि सरकार ने प्रयास किया और पंचायतों का गठन किया। फिर इसके बाद 41 आपको बताया था काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, कि राज्य कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम दिया जाए, लोक सहायता दिया जाए। फिर 42 आपको बताया था कि काम की न्याय संगत दशाएं, कि ऐसी कंडीशन बनाई जाएगी कि लोगों को बराबर रूप से काम करने का जो अवसर है वो सही ढंग से मिले। और मैटरनिटी यानी प्रसूति सहायता के लिए भी राज्य क्या करेंगे, वो बंद करेंगे। फिर 43 आपको बताया था कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, लिविंग वेज, कि कम से कम इतना पैसा मिले कि वो सरवाइव कर पाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्वाइवल वेज यानी निर्वाह मजदूरी। और काम की दशाएं, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने के प्रयास, गांव में कुटीर उद्योग और सहकारी आधार पर। फिर 43 का मैं आपको बताया था कि उद्योगों के प्रबंधन में किसका भाग लेना, कर्मकारों का भाग लेना, कि भाई मैनेजमेंट में कर्मचारियों को भी हिस्सा दिया जाए। ठीक। फिर 43 का आपको बताया कि सहकारी समितियां, ध्यान रखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है, 43 का में, और इसको बाद में जोड़ा गया था, 97 में संशोधन थे, 97 अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। चलिए इसके बाद अगला है 44। 44 आपको बता रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड,
कि सभी नागरिकों के लिए जो सिविल कोड होंगी, नागरिक संहिताएं क्या होंगी, बराबर होंगी। नागरिक संहिताओं के बारे में भी आइडिया दिया था कि जो पर्सनल लॉज होते हैं वो सबके अलग अलग है, संप्रदाय के, समुदाय के। तो व्यवस्था बनाई जाएगी कि सबके लिए क्या हो, बिल्कुल बराबर रखा जाए, किसी के लिए कम या ज़्यादा न हो। तो बताया था इसमें बहुत सारी जटिलताएं हैं, क्योंकि हर एक समाज की अपनी अपनी सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती हैं। इसके बाद आर्टिकल 45 बताया था कि बच्चों के लिए क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य, बालकों के लिए कब तक का, 0 से 6 साल, यानी 6 साल से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। और उनके लिए जो पोषाहार देखभाल, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, ये सब विशेष बनाए गए हैं। और इसको भी 86वें संशोधन 2002 द्वारा स्थापित किया गया। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको बता दिया था पिछली क्लास में। हाँ, सन 2000। चलिए अब इसके बाद आएगा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 46। अब ये जो आर्टिकल 46 है, अनुच्छेद 46 से 46 में क्या किया गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान की ऐसी व्यवस्थाएं की जाएंगी जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और जनजाति, और जो अन्य दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्ग का मतलब जो कमजोर हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे बताए ना, महिलाओं को क्या माना गया, दुर्बल माना गया, जो कमजोर वर्ग है, पिछड़े वर्ग है, उनके लिए। अब इसमें दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय और उन सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो इसीलिए सामाजिक कल्याण की बहुत सारी योजनाएं सरकार बनाती है कि सामाजिक कल्याण के लिए उनके लिए व्यवस्था बनाई जाए। ठीक, बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं दुर्बल वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए स्पेशल किया जाता है। चलिए अगला अनुच्छेद है 47। तो 47 ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के संबंध में राज्य का कर्तव्य, कि राज्य का कर्तव्य क्या होगा कि पोषाहार स्तर यानी लोगों का जो पोषण है उसके पोषण के स्तर को क्या किया जाए, ठीक किया जाए, जीवन स्तर को ऊंचा रखना, और लोक स्वास्थ्य। तो पोषाहार स्तर का मतलब खाने में प्रोटीन हो, बढ़िया वो क्या बोलते हैं, पौष्टिक आहार लोगों को मिले, जीवन स्तर लोगों का सुधरे, ऐसी व्यवस्थाएं राज्य करेगा। कायदे से इसको मौलिक अधिकार होना चाहिए था। तो हम लोग भी डिमांड करते हैं कि हमारे खाने में प्रोटीन नहीं मिला, सरकार प्रोटीन युक्त भोजन हमको प्रोवाइड कराए। ये आज का जीवन स्तर क्या है, बढ़िया वाला मोबाइल। हम लोग भी कहते हैं कि हम लोग के पास भी आईफोन होता है, एक तो सबके पास, सबका जीवन स्तर क्या मान लिया जाता, अच्छा मान लिया जाता। और सबसे खास बात आप देखते हैं पब्लिक हेल्थ, लोक स्वास्थ्य। अब लोक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ। अब देखिए स्वास्थ्य का अधिकार कायदे से इसको तो फंडामेंटल राइट होना ही चाहिए, लेकिन इसको डीपीएसपी में रखा गया है कि सरकार कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाए, उनके स्वास्थ्य के हितों में जो काम हो सकती है सरकार करे। लेकिन ऐसा केवल कहा गया, किसमें, पार्ट 4 में। अगर यही पार्ट 3 में होता तो सरकार के लिए अनिवार्य होता कि सरकार क्या करती, लोक स्वास्थ्य के लिए काम करती है, हमारे लिए करती कि नहीं करती। इसीलिए आप देखिए कि हर गांव में हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हर गांव में प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि हॉस्पिटल यानी लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ किसमें है, पार्ट 4 में है। तो इस सरकार कोशिश करेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिले, मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मौलिक अधिकार अगर होता तो गारंटी होती कि आपको स्वस्थ रहने का अधिकार आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, तो सरकार आपको देती है उसमें सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं दी जाती है आपको। ठीक, राज्य लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधार करके अपने प्राथमिक को सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। यानी ये सरकार का प्राथमिक क्या है, कर्तव्य। तो हॉस्पिटल वगैरह मेडिसिन की जो सुविधाएं हैं वो राज्य कोशिश करती है। आप देखें ना, हेल्थ सेंटर्स बनाए जाते हैं, दवाओं के लिए सस्ती दवाओं की व्यवस्था की जाती है, मेडिकल इंश्योरेंस के भी सरकार व्यवस्थाएं कर रही है। लेकिन वही है कि आधे मन से, अगर यही पार्ट 3 में होता तो फिर जबरदस्ती करनी पड़ती। अब इसके लिए भी हालांकि आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो बहुत सारी झंझटें इसमें भी हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार, जब मौलिक अधिकार बनाए गए तो स्कूल होने चाहिए। आप देखिए कहाँ स्कूल खुल हैं, स्कूल टूटे फूटे से हैं।
शिक्षकों की भर्ती के लिए बहुत कोशिश की गई, अभी भी देखिए शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली हैं, 20 साल हो गया इस शिक्षा के अधिकार को पास हुए, अभी भी कहाँ सबको मिला है शिक्षा का अधिकार। हर राज्य में अभी देखिए प्राथमिक शिक्षकों के इतने पद खाली रहते हैं कि लाखों लाखों पद खाली हैं। आप देखें गांव में जो प्राइमरी स्कूल है, एक एक दो दो टीचर मिलते हैं, जबकि टीचर की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल काम है, साल भर का कोर्स होता है, जबकि डॉक्टर की ट्रेनिंग 4 साल 6 साल चाहिए। तो उसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि इतने डॉक्टर डेवलप। अगर स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाए तो क्या होंगे, मेडिकल कॉलेज कम से कम 10 गुना और खोलना पड़ेगा। जैसे हर जगह देखते हैं ना, बीएड कॉलेज खुल गए हैं प्राइवेट वाले, तो वैसे मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। अब बीएड कॉलेज तो चलिए प्राइवेट चल जाता है कि बिना अटेंडेंस के आप जो है कि लिख के पास हो जाएंगे, मेडिकल वाला वैसे ही पास होने लगा, तो फिर जान पर आफत आ जाएगी। सुई लगाने आता नहीं, डॉक्टर हो गया, अब सुई तो लगाना ही पड़ेगा, समस्या होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होगा कि इतने सारे डॉक्टर एक साथ ट्रेंड कर दिए थे। फिर भी कोशिश तो होनी ही चाहिए कि एटलीस्ट एक हेल्थ सेंटर हो, एक नर्स हो, एक कंपाउंडर एटलीस्ट तो हो ही, कि जो बेसिक जो जरूरतें हैं लोगों की, थोड़ा पहुँची। जो छोटे मोटे गांव में क्या होता था पहले, तो बहुत, अब तो कंडीशन कुछ सुधरी है कि छोटी मोटी बीमारियों में जान चली जाती थी, लोगों को पता ही नहीं होता था। तो इसको तो कम से कम फंडामेंटल राइट में डालना चाहिए। अब इसी पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, कि जो हानिकारक औषधियां हैं, तंबाकू हानिकारक औषधि है, लेकिन क्या है, हानिकारक है, और हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध। जैसे तंबाकू वगैरह का मेडिकली इस्तेमाल होता है, लेकिन उससे अलग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप नशे में इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्कोहल है, ये क्या है, नशा है। हालांकि इसका मेडिकली भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल का, लेकिन अगर मेडिकली इस्तेमाल नहीं करे तो मतलब आप क्या है, नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी को क्या करेगा, प्रतिषेध यानी रोकने का प्रयास करेगा। तो इसी अनुच्छेद 47 का इस्तेमाल करते हुए आपने सुना होगा कई राज्यों ने शराबबंदी कर दी। तो शराबबंदी जो करते हैं, या कई राज्यों ने तंबाकू गुटखे पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो किस अनुच्छेद से करते हैं, तो शराबबंदी वगैरह किस अनुच्छेद से की जाती है, 47। क्योंकि देखिए 47 में किसका नाम लिखा हुआ है, पब्लिक हेल्थ। और पब्लिक हेल्थ में ही तो आता है कि जो सर लोगों के लिए नुकसानदेह चीजें हैं उसको क्या करें, रोके। आप सोचिए, ये जो पब्लिक हेल्थ के लिए बात कही, पार्ट 4 में कही गई, ठीक। अब देखिए, इसी से आप भाग 4 के नेचर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। भाग 4 के नेचर को आप कैसे समझेंगे, कि जैसे शराब का उदाहरण दिया, कि बिहार सरकार को लगता है कि शराब बहुत खराब चीज है, तो बिहार सरकार ने शराब को क्या किया, प्रतिबंधित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को लगता है कि शराब खराब चीज नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रतिबंधित नहीं किया। अब शराब अच्छी चीज है या शराब खराब चीज है, ये सवाल है। अगर अच्छी होती तो हर जगह बिकती, और खराब है तो हर जगह प्रतिबंधित होती। आप आर्थिक कारण भी नहीं गिना सकते, क्योंकि बिहार बहुत गरीब राज्य है। आप ऐसा नहीं कह सकते ना, हाँ कि इससे रेवेन्यू आता है, बिहार तो बहुत गरीब राज्य है, फिर भी उसने कर दिया। उत्तर प्रदेश उससे बड़ा राज्य है, उससे समृद्ध राज्य है। और कहा जाए कि यहाँ पर धार्मिक माहौल है, कृष्ण जी का जन्म हुआ, रामचंद्र जी का जन्म हुआ, बाबा विश्वनाथ यहाँ पर है, और सबसे बड़ी बात सीएम भी बाबा जी हैं। तो क्या शराब पर प्रतिबंध यूपी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सवाल ये है कि शराब अच्छी है या खराब। अगर अच्छी है तो हर जगह बिके, खराब है तो हर जगह बैन। तो क्या है, फिर वही, या तो अच्छी है या खराब है। शराब कौन मेडिसिन के रूप में पीता है अभी, अच्छा, मतलब पीना चाहिए कम मात्रा में, वो अच्छी बात है। अरे खराब थी तो क्या यूपी में लोग कंट्रोल में पीते हैं, यूपी में लोग बहुत कंट्रोल में पीते हैं, ये कौन सी बात, या तो पियेंगे या तो नहीं पियेंगे। यानी यूपी सरकार अच्छी नहीं है। हम सरकार के भाई, डीपीएसपी राज्य के लिए बात करते हैं। राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है, गुजरात में शुरू से ही प्रतिबंधित है, बिहार ने अब किया। तो अगर खराब चीज है तो हर राज्य को करना चाहिए, अच्छी चीज है तो किसी को नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि शराब अच्छी है बुरी नहीं है, सरकार की नीयत अच्छी है बुरी।
जिस सरकार को लगता है खराब चीज़ें बंद कर दिया, जिसको लगता है अच्छी खराब चीज़ नहीं उन्होंने चलने दिया। ये पूरे पार्ट 4 के नेचर को आप इसी अनुच्छेद से समझ सकते हैं कि बताया था ना कि सरकार को करने का मन करेगा तो बोलेंगे करेंगे, नहीं करने का मन करेगा नहीं करेंगे। जाइए, क्या कर लेंगे आप? करने का मन करेगा तो बोले भाग 4 के अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है तो हम प्रतिबंधित कर, नहीं करने का मन करे जाइए, नहीं करेंगे, क्या कर लेंगे आप? समझ गए कहने का मतलब कि इसी से अनुच्छेद 47 से ही आप पूरे डीपीएसपी के नेचर को आप समझ सकते हैं कि ये सब किसकी इच्छा पर चलता है, राज्य की इच्छा पर चलता है कि मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? 47 समझ में आया? चलिए 48 देखिए। 48 दिया है कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि और पशुपालन के संरक्षण के बारे में व्यवस्था किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48। अब इसमें कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इसी के तहत सरकार कृषि के लिए व्यवस्था बनाती है। आप देखते हैं कृषि के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लाती है, बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम है, सब्सिडी दी जाती है खाद पर, कीटनाशकों पर और बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पर सरकार क्या देती है? सब्सिडी देती है। ठीक है, एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब जैसे अभी सब सुना कि कुछ समय पहले किसान आंदोलन कर रहे थे कि एमएसपी को गारंटी दी जाए, तो एमएसपी भाग 4 में है, कृषि और पशुपालन, ये 3 में होता तो देना पड़ता। अब ये 4 में है, राज्य की इच्छा होगी देंगी, नहीं इच्छा होगी, भाई कह दिया कि हम एमएसपी देंगे लेकिन गारंटी नहीं है, यानी जब तक अन्न भंडार खाली है तब तक तो खरीदेंगे, अगर भंडार भर गया तो नहीं खरीदेंगे। समझ गए? किसान यही डिमांड कर रहे हैं कि इस पर आप क्या दे दीजिए, गारंटी कीजिए कि भाई जैसे मौलिक अधिकार है गारंटी दे के मिलेगा। तो वही कि राज्य की इच्छा पर है। अब इसी कृषि और पशुपालन में कहा गया है कि जो लाभदायक पशु हैं, खासतौर पर जो दुधारू पशु हैं, तो उनका संरक्षण किया जाएगा। तो इसी दुधारू पशुओं के संरक्षण में आ जाती है गाय। तो आपने सुना होगा कई राज्यों ने गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो गोहत्या पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से लगाते हैं? समझ गए? लिख लीजिए उसी में, गोहत्या पर प्रतिबंध इसी से लगाते हैं कि गायों की हत्या नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि 48 में कहा गया है कि गाय, बछड़ों, दुधारू वाहक पशुओं के नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए राज्य क्या करेगा? कदम उठाएगा। तो उसमें लिखा हुआ पहले से मेंशन किया गया। तो इसी का लाभ उठाते हुए किसी राज्य को लगता है कि गाय का वध नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया गोहत्या पर। किसी राज्य को लगता है कि शायद ठीक है प्रतिबंध लगा ही न लगाए, बहुत पैसा मिलता है, नहीं लगाया। तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्या होगा? राज्य की इच्छा, जिस राज्य को लगता है लगाएंगे, नहीं लगता है नहीं लगाएंगे। समझ के मामला क्या है? तो इससे पूरा डीपीएसपी का आप नेचर समझ जाते हैं 47-48 में जो लिखा हुआ है। शराब वगैरह पर प्रतिबंध किससे लगाते हैं? शराब, गुटखा, तंबाकू 47 से, और जो गोहत्या वगैरह के लिए 48। चलिए अगला है 48 का। अब इसी 48 का को बाद में जोड़ा गया कि जब अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ पर्यावरण के ऊपर और पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई, तो कहा गया कि हम पर्यावरण का क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और इसी पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या जोड़ा गया? 48 क। ठीक है, तो 48 क में क्या कहा गया? राज्य पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का क्या करेगा? प्रयास करेगा। तो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, कोशिश करेगा राज्य। समझ गया? तो पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 48A, 48 क में कहा गया। तो वही संरक्षण हो गया ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक। ठीक, चलिए अगला अनुच्छेद है 49, 49। 49 क्या है? कि जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मोनूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण के जो राष्ट्रीय महत्व पे आप देखिए, पुराने कुछ किले मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, मंदिर मिलते हैं, तो सबका क्या करेंगे? संरक्षण करेंगे मोनूमेंट्स का। तो संरक्षण करते हैं, कुछ का संरक्षण हो पाता है, कुछ ढह जाता है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा का हो जाए, जिसका हो गया ठीक, नहीं हो गया तो भी ठीक, भगवान भरोसे चल जाती है व्यवस्था। समझ गए? कोशिश है राज्य की। चलिए,
तो इसमें यह है कि राष्ट्रीय महत्व की घोषित कलात्मक तथा ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान या वस्तु या विरूपण, विनाश और क्षरण एवं निर्यात से संरक्षण करना किसकी बाध्यता होगी? राज्य कि राज्य कोशिश करेगा कि इसका क्या किया जाए, संरक्षण किया जाए। तो करते भी हैं, कई बार नहीं हो पाता तो उसके लिए आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते कि नहीं करना ही पड़ेगा, डिमोलिश भी कर देंगे। तो इसमें डिमोलिश वाला लिखा ही नहीं तो कर ही देंगे अपने मन से। इसमें तो खाली बचाने के लिए कहा गया, डिमोलिश के लिए तो कहा ही नहीं गया, कर ही देंगे। ठीक है, तो किस अनुच्छेद से करते हैं? 49। अब अगला है 50। तो 50 क्या कहा गया है कि राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाएगा। कि जैसे न्यायपालिका का काम है फैसला देना और कार्यपालिका का काम है दिए गए फैसलों को लागू करना, तो न्यायपालिका का फैसला लागू नहीं करेगी और कार्यपालिका फैसला देगी नहीं। दोनों को क्या किया गया? अलग अलग कहा गया कि दोनों के काम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। न्यायपालिका काम नहीं करेगी और कार्यपालिका न्याय नहीं देगी। ठीक, तो ये जो व्यवस्था बनाई गई है ये इसी को कहते हैं शक्तियों के पृथककरण का सिद्धांत। यानी शक्तियां दोनों की क्या कर दी गई हैं? बांट दी गई हैं, अलग अलग कर दी गई हैं। किसकी? न्यायपालिका की और कार्यपालिका की। दोनों की पावर्स क्या हैं? अलग अलग है, ताकि दोनों मिक्स ना हो जाए। ठीक, लेकिन कई बार होता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक वर्ड आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आके कई बार न्यायपालिका थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो जाती है, तो फिर कार्यपालिका में संकट हो जाता है। हालांकि दोनों को मिलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मिल जाएंगे तो फिर व्यवस्था के लिए संकट हो जाए। कार्यपालिका को कौन रोकेगा? न्यायपालिका ही तो रोकती है। तो मिलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई बार न्यायपालिका थोड़ा ज़्यादा ही कर जाती है, तो फिर देखना पड़ेगा कि भाई इतना भी ज़्यादा न करो। ठीक है, चलिए इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 51। 51 आप लिखिए ध्यान से कि 51 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 51। तो जो आर्टिकल 51 है अनुच्छेद 51 है। तो अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अवृद्धि, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कि ये राज्य का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करेगा? शांति और सुरक्षा में अवृद्धि करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है, कोशिश करेगा ऐसा। आप देखेंगे जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे सरकारों के लोग जाते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष जब भी जाते हैं, कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होता है या दूसरे देश में जाते हैं, तो एक बात जरूर कहते हैं कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति कैसी है, हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी? दो शब्द हैं, शांति और सुरक्षा की। कि इंटरनेशनल लेवल पर हम पहली बात तो शांति चाहते हैं, पीस, गांधी जी का सिद्धांत, और दूसरी बात सिक्योरिटी चाहते हैं, सुरक्षा। तो शांति और सुरक्षा की अवधि किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यही ध्यान रखेंगे 51 जो है आधार बनता है हमारी सरकारों की विदेश नीति का। तो वहीं लिख लीजिए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति। तो हमारे भारत की विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 51 में। तो अगर पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति किस भाग में दिया गया है, तो पार्ट कौन सा है? 4। तो भाग 4 विदेश नीति के बारे में है, और कौन सा आर्टिकल है? 51। और ये विदेश नीति कैसी है? शांति और सुरक्षा की। देखिए लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत राज्य निम्नलिखित प्रयास करेगा। क्या प्रयास करेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अवृद्धि का प्रयास, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास, कि दो राष्ट्रों के बीच रिलेशन क्या हो? सम्मानपूर्ण हो और न्यायसंगत हो। तीसरा, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास, कि जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे समझौते होते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ जो व्यवहार करेंगे तो उसमें संधि की जो बाध्यताएं हैं उनका ध्यान रखेंगे। कन्वेंशन का हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे, और उसके प्रति लोगों को भी अवेयर करेंगे, बाकी राष्ट्रों को भी आप भी उसका ध्यान रखिए। जैसे एक दूसरे के कैदी गिरफ्तार होते हैं तो उसके लिए वियना कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसी में जैसे आपने सुना होगा कि भारत का एक पायलट था जो पाकिस्तान में धरा गया था, क्या नाम था? अभिनंदन, पकड़ा गया था। तो फिर पाकिस्तान ने उसको सही सलामत हालत में क्या किया? सौंपा।
तो ये क्या दिखाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि है उसके लिए मानने के लिए सब लोग क्या है, बाध्य है। तो हमारे यहाँ से भी कुछ पायलट पकड़े गए, पहले भी एक आध बार हुआ, तो उनको क्या किया, छोड़ा गया। जैसे आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के बाद जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान की बहुत सारी सेना ने सरेंडर किया, तो भाई भाई सेना ने सरेंडर कर दिया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्या कर, अब मार चाहे तो मार देते। लेकिन हमारी नीति वैसी नहीं है कि जो मान्यताएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका हम भी रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरों को कहेंगे आप भी उसका क्या कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटारे का प्रयास, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई मीडिएटर बिठाएंगे, कोई मध्यस्थ बिठाएंगे और वही सारे विवादों का क्या करेगा, निपटारा करेगा। समझ गया। तो यही हमारी सरकार की विदेश नीति, समझ गए। अब कल को भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला कर दे तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या उनमें लिखा हुआ है कि शांति करना और आप हमला करें, क्योंकि भागचार है, मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेंगे। अब इसी भागचार को एक अनुच्छेद 51 को लागू करने के क्रम में बड़े बड़े मिसाइल बम बड़े बड़े मिसाइल बनाए जाते हैं, पृथ्वी, अग्नि, एटम बम, परमाणु बम क्यों बनाए जाते हैं? युद्ध के लिए नहीं बेटा, शांति के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको कोट किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये कहना था कि ये जो बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, एटम बम टाइप की जो चीज़ें हैं, पृथ्वी और अग्नि और आकाश, ये सब शांति के सबसे बड़े हथियार हैं, सब शांति के हथियार। अगर ये ना हो तो दुनिया में अशांति फैल जाएगी और शांति के हथियार सबके पास होना चाहिए। जैसे पहले आपने सुना होगा कि भारत पाकिस्तान के बीच खूब लड़ाई होती थी, सन 47 में लड़ाई हुई, सन 65 में लड़ाई हुई, सन 72 में लड़ाई हुई। फिर इसके बाद 1974 में भारत ने परमाणु विस्फोट किया और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। तो जब भारत के पास बड़ी शक्ति हथियार आए तो संकट हुआ पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान वालों ने भी विस्फोट किया, उनके यहाँ भी परमाणु हथियार आ गया अमेरिका के सहयोग से। अब दोनों के बीच क्या है, शांति का हथियार है। तो अब 72 के बाद कोई बड़ी लड़ाई सीधी सीधी बस धमकी उमकी होती है, बॉर्डर पर तनातनी हो जाएगी, फिर मामला शांत, क्योंकि दोनों के पास क्या है, शांति के हथियार। अगर किसी एक के पास नहीं होते तो एक दो राउंड और लड़ाई हो चुकी होती। जैसे चीन है, भारत, अब चीन भारत के बीच कई बार तनातनी होती है, पहले चीन ने हमला कर दिया, अब दोबारा हमला नहीं करते। क्यों नहीं हमला करते? क्योंकि हमारे पास भी शांति का हथियार है। हम चीन के ऊपर हमला क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके पास भी शांति का हथियार है। तो सबके पास होना चाहिए। अगर किसी एक के पास ना हो तो बड़ा संकट हो जाता है। कि जैसे कोरिया में झगड़ा हुआ, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, तो नॉर्थ कोरिया अमेरिका, रूस के सपोर्ट से, साउथ कोरिया अमेरिका के सपोर्ट से। अब साउथ कोरिया ने मिसाइलें तान दी कि हम नॉर्थ कोरिया पर हमला करेंगे, पता चला रूस वाले ने नॉर्थ वाले को पकड़ ले, बेटा तुम भी रखो। अब वो एक तो मिसाइल रखा हुआ है परमाणु बम, उसी के सहारे वो तना हुआ है कि बेटा हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर वो ना होता तो कब तक नॉर्थ कोरिया समाप्त हो चुका होता। जैसे ईरान है, ईरान के पास परमाणु बम है इसलिए अमेरिका हमला नहीं कर रहा, नहीं तो कब तक तबाह हो चुके होते। अफगानिस्तान के पास नहीं था, अब देखिए क्या हालत की उसामा बिन लादेन को, कि चिकन पूरा अफगानिस्तान उजाड़ के रख दिया अमेरिका ने। जैसे जब सद्दाम हुसैन से झगड़ा चल रहा था अमेरिका का, तो फिर अमेरिका ने क्या किया कि भाई सद्दाम हुसैन ने कहा कि भाई हमारे ऊपर इस तरीके से आपको आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो अमेरिका ने कहा कि हमें पता चला है कि आपके पास कुछ बायोलॉजिकल और एटॉमिक वेपन्स हैं, जो परमाणु और जैविक हथियार है, अमेरिका ने आरोप लगाया। तो इराक ने मना कर दिया, सद्दाम हुसैन ने, हमारे पास कोई जैविक और कोई भी परमाणु हथियार नहीं है। आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप कोई कम टीम भेज के जांच करवा लीजिए। पता चला आइए की टीम भेजी गई, जांच हो गई, जांच हुई तो पता चला उसके पास सही में कोई खतरनाक हथियार नहीं था। जैसे ही पता चला खतरनाक हथियार नहीं, तुरंत हमला किए, सब तबाह कर दिए इराक। अगर जब तक डर था कि नहीं कुछ खतरनाक है तो हमला होता नहीं। तो वर्तमान दौर में ये जो खतरनाक वाले हथियार है, ये सब शांति के क्या है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र। अगर ये न हो तो दुनिया में बड़ी बड़ी लड़ाई, जैसे अमेरिका और रूस क्या है, नेचुरली एक दूसरे के कट्टर शत्रु, लेकिन दोनों सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, क्योंकि दोनों के पास शांति के क्या है, हथियार है बड़े बड़े, इसीलिए शांति। नहीं तो अब तक कई बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी होती। ठीक। अगर यूक्रेन के पास भी परमाणु बम होता, नहीं होता, रूस का हमला ही नहीं होता। चलिए खैर, समझ गए। तो ये हथियार जरूरी है और सबके, शक्ति का संतुलन यही कहता है कि सबके पास बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए।
तो ये सारी बातें किस आर्टिकल में कही गई? आर्टिकल 51। अब ये जो डीपीएसपी इन शॉर्ट आपने पढ़ा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये जो डीपीएसपी है इसमें कई सारी चीज़ें, कुछ तो पाश्चात्य विचार है, वेस्टर्न सिस्टम से लिए गए, कुछ गांधी जी ने जो कहा, गांधीवादी सिद्धांत, कुटीर उद्योग गांधी जी कहते थे, और कुछ हमारा समाजवादी विचारधारा जो नेहरू की थी। तो इन तीनों का मिला जुला रूप है क्या? भाग 4। तो अब आपको डिसाइड करना है कि इस भाग 4 में कौन कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारों से प्रेरित है, कौन कौन सा आर्टिकल समाजवादी विचारों से प्रेरित है, और कौन कौन सा पाश्चात्य उदारवादी, जो वेस्टर्न कंट्रीज का उदारवाद होता है, उससे प्रेरित है। बताइए, गांधीवादी सिद्धांतों से कौन कौन है? देखिए, गांधीवादी विचार आप भी लिख लीजिए, 3 हिस्सों में बांट लीजिए। डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का वर्गीकरण, तीन हिस्सों में। एक है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत में क्या है? 38 है। 38 आपको बताया था कि क्या था? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। 39 का सबको बराबर काम मिले, निःशुल्क विधिक सहायता, सॉरी ये समाजवादी करे, गांधी जी का क्या था? 40, सॉरी गांधी जी का 40 में आते हैं पहले। तो 40 में क्या था आपको बताया था? पंचायत। गांधी जी कहते थे पंचायतों के माध्यम से समस्या का समाधान करना चाहिए। 43 कि उद्योगों में कर्मकारों को क्या किया जाए? भागीदार बनाया जाए। 43 का सरकारी समितियों, सहकारी समितियों की बात कही गई। 46 आपको बताया था, 46 में क्या था? अनुसूचित जाति जनजाति, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके लिए गांधी जी विचार देते थे। 47 का सेकंड पार्ट कि जो गो हत्या पर प्रतिबंध वगैरह करने की बात कही गई है। और 48 में क्या था? 48 क्या था? गाय बछड़ा ये सब उनके लिए था। 47 में जो शराबबंदी थी, गांधी जी शराबबंदी के लिए आंदोलन करते थे, तो ये शराबबंदी के लिए। और ये सारे सिद्धांत कौन कौन से लिखे? गांधीवादी में कौन कौन से अनुच्छेद आएंगे? 40, 43, 43 भी, 46, आर्टिकल 47 का सेकंड पार्ट, शराबबंदी वगैरह। और 48 किसके लिए है? गोहत्या, गाय बछड़ा, गोवंशों के लिए गांधी जी भी इमोशनल थे। तो ये सारे सिद्धांत किसके थे? गांधीवादी सिद्धांत थे, जो हमारे डीपीएसपी में ये पूछा जाता है कि डीपीएसपी में गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से। अब देखिए समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? समाजवाद 38, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय 39 का कि सबको बराबर काम के लिए बराबर क्या मिले? वेतन मिले। 41 क्या था? 41, 41 में क्या था? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 ठीक। 43 का कर्मकारों का जो भागीदारी। 47 का जो पहला पार्ट है कि जो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, तो ये सब किस में आता है? समाजवादी सिद्धांत। कुछ पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत है, वेस्टर्न लिबरल, तो जिसमें एक तो 44 है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको समझाया था कि नागरिक संहिता सबके लिए क्या हो? बराबर हो। 45 बच्चों के लिए कितने साल से कम? 6 साल से कम। 48 और 48A। 48 में क्या था? कृषि पशुपालन। 48 से आपको बताया कि जो जलवायु परिवर्तन के लिए और जो पर्यावरण संरक्षण के लिए। 49 जो स्मारकों का संरक्षण है। 50 और
51। 50 में आपको बताया था कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या है, पृथक्करण है, सेपरेशन है। और 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक, तो ये सारी बातें किसमें बताई गई हैं, पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। समझ गए। तो ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इनका वर्गीकरण कितने हिस्सों में करते हैं, 3। पहला कौन सा, समाजवादी सिद्धांत। ये सब ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, सब मेंस में सवाल आते हैं, कौन कौन से समाजवादी सिद्धांत, कौन कौन से अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत और कौन कौन से पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत। ठीक है। अब दूसरा इसमें एक पक्ष और आता है कि नीति निर्देशक तो उसमें तो बना दिए गए, बाद में सरकार ने, इसमें आता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के क्रम में सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई, जो प्रयास किए, तो कौन कौन से प्रयास किए, प्रयास हुए, बताया ना, बाद में संशोधन किया गया, ये कानून बनाया गया, वो अधिनियम जोड़ा गया। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, तो योजना आयोग किस अनुच्छेद से बनाया गया, 38 से बनाया गया। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, किससे बनाया गया, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, बताया था, मातृत्व के लिए 1961। मातृत्व लाभ अधिनियम, फिर 73वां और 74वां पंचायती राज, किस अनुच्छेद के लिए, 40 के लिए। फिर देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ 1973 बाय सेपरेटिंग जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और पब्लिक सर्विसेज अंडर आर्टिकल 53 कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ सीपीसी आपने सुना होगा, ये बनाया गया। 48A को लागू करने के लिए क्या बनाया गया, एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए, इसके अलावा 45 को लागू करने के लिए शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। डीपीएसपी को लागू करने के क्रम में स्वतंत्रता के बाद सरकारों के प्रयास, गवर्नमेंट एफर्ट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी या पार्ट 4, तो कौन कौन से अनुच्छेदों से प्रयास किए गए, इसको हम लोग देखेंगे। तो फिर हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद ही सारे काम हुए भाई। संविधान जब लागू हुआ तो कहा गया कि राज्य को ये काम करने हैं, तो पूछा जाएगा कि जो राज्य को कहा गया तो राज्य ने क्या किया, तो आप बताएंगे क्या बनाया, योजना आयोग बनाया, किस अनुच्छेद को लागू करने के क्रम में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। क्या बनाया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक, क्या बनाया, मातृत्व लाभ अधिनियम 19 आर्टिकल 42 के अंतर्गत, पंचायती राज, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, मौलिक शिक्षा का अधिकार। ये सब क्यों बनाया गया, क्योंकि भाग 4 में क्या था, कहा गया था राज्यों में जाएंगे, तो जैसे बिहार सरकार ने क्या किया, शराबबंदी की, या उत्तर प्रदेश सरकार ने गो हत्या प्रतिबंध लगाए, तो किस अनुच्छेद, 47 और 48, उन्होंने 47 से क्या किया, शराबबंदी की बिहार सरकार ने, या गो हत्या प्रतिबंध किससे लगाया गया, 48 से लगाया। समझ गए। तो कौन कौन से काम हुए, किस अनुच्छेद को लागू ध्यान में रखते हुए, ये आपको लिखना है। ये सब मेरे से बड़ा ठोस सवाल आता है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से लिखिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।